सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्यों। आज लेकर आया हूं सोशल साइंस का फेडरलिज्म का वीडियो नंबर 3, गर्मा गर्म ताजा ताजा। तो आज के वीडियो में ना हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। इसी नाम से हमारा टेक्स्ट बुक में टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, मतलब फेडरलिज्म को ना हम अपने देश में किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ स्ट्रक्चर बना देने से काम नहीं होता, लॉस बना देने से काम नहीं होता, लॉस को फॉलो भी करना पड़ता है, बराबर है। तो हमारे देश में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर तैयार किया है, उसे हम किस तरह से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या हमने वही का वही रखा या हमने उसमें कुछ चेंजेस लाए। अगर चेंजेस लाए तो उसके फायदे हुए या नुकसान हुए, वो सारी चीजें आज क्लियर हो जाएंगी, बराबर है। तो उसमें भी ना देखो, इस टॉपिक से ना बेटा क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। देखो मैंने ये 3 लिस्ट किए हैं, इन्हीं के वर्ड्स को घुमाकर और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट क्वेश्चन का जो मेन एसेंस है ना, जो क्वेश्चन की मेन थीम है ना, वो यही रहेगी, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आपने कैच कर लिए तो आपको बाकी इससे रिलेटेड कहीं से मतलब किसी भी तरीके से अगर ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लिख सकते हो। तो देखो मैं ये क्या कह रहा हूं कि 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। एक्सप्लेन हाउ फेडरलिज्म इन इंडिया ग्रू स्ट्रॉन्गर आफ्टर द इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद से हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कैसे मजबूत हुआ, ठीक है। मतलब जस्ट आजादी के बाद जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर था और तब से लेकर आज तक, आज 2020 में हमारा फेडरल स्ट्रक्चर कैसा हो चुका है। मतलब यहां लिस्ट आउट भी किया हुआ है, क्या है, स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। मतलब क्यों स्ट्रॉन्गर हो गया, ऐसा तो क्या किया गया इन सालों के दौरान, आजादी से लेकर अब तक, इन दौरान में हमने क्या क्या ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से हमारा फेडरल स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो गया, बराबर है। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में, स्ट्रांग हुआ है या वीक हुआ है, और जो भी हुआ है वो कैसे हुआ है। ऐसे भी करके इसको पूछा जा सकता है। क्या करना समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन व्हाट आर द चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया आफ्टर 1947, ठीक है। एंड व्हाट काइंड ऑफ चेंज वाज इट, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। या फिर समझ सकते हैं दस द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया ग्रू स्ट्रॉन्गर और वीकर आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड इफ इट ग्रू स्ट्रॉन्गर देन हाउ, इफ इट ग्रू वीकर देन हाउ, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट हैव स्ट्रेंथेंड द फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो क्वेश्चंस जितने मैंने पूछे इससे सजेस्ट हो रहा है कि भाई हमारा फेडरल स्ट्रक्चर स्ट्रांग ही हुआ है इतने सालों के दौरान। और सीधी सी बात है यार, आप चीज़ों से सीखते हो, आप भी जैसे जैसे सीखते हो अपने आप को स्ट्रांग बनाते जाते हो, आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हो। तो वैसे ही हमारी कंट्री ने भी बहुत कुछ सीखा और हमने अपने स्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाया, तो जाहिर सी बात है स्ट्रांग हुआ ही होगा, वीक तो होगा नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ है डायरेक्टली, व्हाट आर द स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स लिए गए, ठीक है, कैसे कैसे हमने चेंजेस लाए जिसकी वजह से हमारा फेडरल स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो गया है। या विच पॉलिसीज हैव स्ट्रेंथेंड द फेडरलिज्म इन इंडिया, इंडिया के अंदर फेडरलिज्म को स्ट्रांग करने में किन पॉलिसीज का रोल रहा है। तो इस तरह से कई तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इन सारे क्वेश्चन का आंसर सिर्फ ये 3 शब्द हैं। 3 शब्द नहीं बोल सकता, ये 3 फ्रेजेज है। पहला लिंग्विस्टिक स्टेट्स, दूसरा लैंग्वेज पॉलिसी और तीसरा है हमारा सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है। तो इन तीनों को ही आपको एक्सप्लेन करना है चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, बराबर है। इनमें से या इससे रिलेटेड जो भी मैंने डिस्कस किया, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको आंसर में इन ही 3 चीजों को एक्सप्लेन करना है, बराबर है। तो इन 3 चीजों में से मैं सबसे पहली चीज अभी डिस्कस करता हूं, वो क्या है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट आउट किए हुए हैं, ठीक है। आप अपने बुक में नोट्स बना सकते हो, तो मेरे ख्याल से आपको नोटबुक और पेन लेके बैठना चाहिए, राइट। तो अगर लेके बैठो तो अच्छी बात है, नहीं लेके बैठो तो ऐसा 2 डंडी वाला पॉज बटन दबाओ और ले लो और लिख लो, और नहीं तो बाद में भी लिख सकते हो, चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी, चलो। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स के पॉइंट्स मैंने नोट आउट किए हैं, क्या है, क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, सम स्टेट्स फॉर एग्जांपल नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। तो देखो बच्चों क्या हुआ, जब हम आजाद हुए, ठीक है, तो पता चला बहुत सारे प्रोविंसेस थे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बहुत मेहनत करके इन सबको कंबाइन किया, एक पूरा इंडिया का यूनियन तैयार किया। फिर हमने उनमें से कुछ स्टेट्स बना दिए, ठीक है, कुछ अलग अलग स्टेट्स हमने डिवाइड किए, ठीक है। अब वो जो स्टेट्स थे, ठीक है, अगर आप मैप कंपेयर करोगे, इंडिया का मैप जो हमारा 1947 में या 1950 में भी था, जो भी बोलो,
उस दौरान जो हमारा मैप था और आज की डेट में जो हमारे देश का मैप है, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि बहुत से ऐसे स्टेट्स थे उस टाइम पर जो आज देखने को नहीं मिलते, और बहुत से ऐसे स्टेट्स आज देखने को मिल रहे हैं जो उस टाइम नहीं थे। ठीक है, तो हमारा देश बदल गया क्या? देश तो वैसा का वैसा ही है। ठीक है, हमने अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में, ठीक है, हमने अंदर के स्ट्रक्चर में, इंटरनल स्ट्रक्चर में स्टेट्स के अंदर कुछ चेंजेस लाए कि पहले कुछ अलग स्टेट्स थे, उनको तोड़ जोड़ के अलग अलग स्टेट्स बना दिए। बराबर है, ये हमने क्यों किया? ये हमारी टाइम की डिमांड रही। जैसे जैसी सिचुएशन हमारी क्रिएट हुई उस हिसाब से हमने ये डिसीजंस लिए और उस चीज का हमको आज रिजल्ट देखने को मिल रहा है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। वैसे हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, नेगेटिव भी हैं बट बहुत कम है। तो पहली बात कि जो स्टेट्स बनाए गए ना, ये लिंग्विस्टिक लिखने का मतलब क्या? रिलेटेड टू लैंग्वेज। ठीक है, पहले जो स्टेट्स थे ना, हम आजाद हुए, हमने कुछ डेमोग्राफी के हिसाब से स्टेट्स तैयार कर दिए, लेकिन बाद में ना हमने ना लैंग्वेज को ध्यान में रखकर स्टेट्स बनाए। कैसे? कि हमने कोशिश की कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक स्टेट में आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि जो लोग गुजराती बोलते हैं वो सब एक तरह के स्टेट में रहे, एक स्टेट में रहे। जो लोग मराठी बोलते हैं वो सारे लोग एक स्टेट में रहे। पहले ऐसा था कि कुछ हिस्से ऐसे थे कि एक स्टेट बना हुआ है, उसमें आधे हिस्से के लोग गुजराती बोलते हैं, आधे हिस्से के लोग मराठी बोलते हैं, तो वो झंझट खत्म कर दिया गया। ठीक है, ऐसा स्टेट बनाओ कि उस पूरे स्टेट के लोग एक ही लैंग्वेज बोलते हो, दूसरे स्टेट के लोग एक ही लैंग्वेज बोलते हो। ठीक है, ओडिशा के लोग ओरिया बोलते हैं तो ओरिया वालों को एक ओडिशा स्टेट बना दिया गया। ठीक है, पंजाबी बोलने वालों के लिए एक पंजाब स्टेट बना दिया गया। ठीक है, और मलयालम बोलने वालों के लिए केरला स्टेट बना दिया गया। इस तरह से हमने अलग अलग स्टेट्स बनाए ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। ठीक है, इसलिए लिखा गया है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ठीक है, लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स को बनाना, ताकि एक ही तरह के लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक स्टेट को बिलोंग करें। बराबर है। अच्छा, इसके अलावा कुछ स्टेट्स ऐसे भी बनाए गए हैं जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर नहीं बनाए गए हैं। कौन से वो स्टेट्स हैं जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर नहीं बनाए गए हैं? एग्जाम्पल के तौर पर यहां लिखा है नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। इन स्टेट्स को लैंग्वेज के बेस पर नहीं बनाया गया है, इनको बनाया गया है कल्चरल डाइवर्सिटी के बेस पर, एथनिसिटी के बेस पर, ज्योग्राफी के बेस पर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कल्चरल डिफरेंसेस तो आप समझते ही होंगे ना, लोगों की ट्रेडिशन में, परंपराओं में कुछ फर्क होगा। ज्योग्राफी भी समझते हैं। एथनिसिटी मतलब क्या? एथनिसिटी मतलब पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर रिलीजन, या इस चीज पर हम एथनिसिटी डिसाइड करते हैं कि जो मतलब वहां के लोग हैं, रहवासी हैं, ठीक है, उनका अपना एक एथनिसिटी में सब आ गया, मतलब लैंग्वेज आ गया, कल्चर आ गया, सब आ गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई ट्राइब्स हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्राइब है, तो उन लोग बाकी ट्राइब्स के साथ मिक्सअप नहीं हो पा रहे हैं, भले इनकी लैंग्वेजेस सेम है। ठीक है, दो अलग अलग ट्राइब की कम्युनिटी है, ठीक है, इन दोनों के लैंग्वेजेस सेम है, ये दोनों सेम ही लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर काफी डिफरेंसेस हैं। कल्चर को लेकर डिफरेंसेस हैं, ठीक है, अपनी बिलीव्स को लेकर डिफरेंसेस हैं। फिर उसके अलावा ज्योग्राफी के रिलेटेड, मतलब कि नदियां कुछ बीच में आ रही हैं, पहाड़ का कुछ प्रॉब्लम है, तो उस वजह से इन बेसिस पर भी स्टेट्स को डाइवर्स मतलब डिवाइड किया गया है। तो उस तरह से हमने कुछ स्टेट्स बनाए हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं और भी हैं, पर ये एग्जांपल्स लिखे हैं नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। ये लैंग्वेज के बेस पर डिवाइड नहीं किए गए हैं। बराबर है, तो हमने लैंग्वेज के बेस पर भी डिवाइड किए, स्टेट्स बनाए, और उसके अलावा कल्चरल डाइवर्सिटी, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के बेस पर भी कुछ स्टेट्स हमने बनाए। बराबर है। अच्छा, तो इसी वजह से इतने सारे चेंजेस किए ना हमने, इसी वजह से कई पुराने जो स्टेट्स थे वो गायब हो गए और नए नए स्टेट्स देखने को मिल रहे हैं। बराबर है। तो जैसे कि पहले उत्तर प्रदेश पूरा एक बड़ा सा स्टेट था, उसमें से उत्तराखंड अलग कर दिया गया, ठीक है, वैसे ही झारखंड बिहार में था, ठीक है, तो झारखंड को अलग कर दिया गया बिहार से, ठीक है, पहले वो जुड़े हुए थे, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी साथ में थे, वो भी अलग कर दिए गए, तो इस तरह से था। बराबर है। नेशनल लीडर्स जो थे हमारे देश के, जब ये सारी चीजें होती थी ना, जब डिमांड राइज होती थी, ठीक है, ऐसे ही नहीं मुंह उठा के स्टेट्स बनाए गए, कई बार तो गवर्नमेंट्स की प्लानिंग थी, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता था ना, लोगों की डिमांड होती थी, ठीक है, लोगों की तरफ से ना प्रोटेस्ट किए जाते थे, रैलीज निकलती थी, बहुत मूवमेंट हुए, तो गवर्नमेंटें फिर सोचती थी कि ठीक है चलो यार बना दो एक स्टेट इनके लिए भी अलग से। तो उन चीजों में क्या होता था ना कि कई लीडर्स जो थे वो ये नहीं चाहते थे कि इस तरह के डिवाइड करके स्टेट्स बनाए जाए। क्यों? क्योंकि उनको डर था, उनका भी डर सही था, उनका डर था ये कि क्या हो जाएगा कि दिस विल लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। मतलब अगर आप ऐसे ही हर जगह पर स्टेट्स बनाते जाओगे, ठीक है, आज एक स्टेट है, जैसे सपोज एग्जांपल में उत्तर प्रदेश है, तो वहां से 2 स्टेट बनाए गए,
अब उसमें उसी स्टेट के कुछ और लोग बोलेंगे नहीं हमको भी एक अलग स्टेट दे दो, तो तुम एक अलग स्टेट उनके लिए बना दो। फिर उसी वापस एक और छोटा टुकड़ा हो गया, उसमें से बोलेंगे नहीं हमको भी एक अलग स्टेट दे दो। तो ऐसे ना अगर हम हर स्टेट को तोड़ते तोड़ते जाएंगे तो हमारी कंट्री फिर से बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमारे देश का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर ये आज हम डिवीजन के नाम पर जा रहे हैं ना, आज हम स्टेट्स की डिमांड कर रहे हैं। अब स्टेट्स करते करते फिर हम कल को बोलेंगे नहीं हमको इस देश से अलग ही हो जाना है, हम अलग देश चाहते हैं। तो वो डर था लोगों के अंदर, हमारे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के दिमाग में इस चीज का डर था। लेकिन ये डर दूर हो गया जब हमने देखा कि इसके रिजल्ट्स हमको पॉजिटिव मिले, नेगेटिव नहीं मिले। नेगेटिव आने के चांसेस थे, मैं अभी भी डिनाई नहीं कर रहा हूं कि डिसइंटीग्रेशन कर देना अच्छी चीज है, कि भाई हर स्टेट डिवाइड कर दो, फिर कल तुम भी उठोगे बोलोगे नहीं हमको भी एक अलग स्टेट चाहिए। नहीं, पहली बात डिवीजन हर चीज का सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन कई फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। वो सिंपल मतलब इतने सिंपल फैक्टर्स नहीं है कि तुम और हम मिलकर फोन पर डिस्कस कर लें, यूट्यूब पर डिस्कस कर लें, नहीं। उसके लिए बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकिंग चाहिए, बहुत चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी बुक के हिसाब से समझें तो बुक में ये बताया गया है कि इस चीज़ को लेकर जो हमारे लीडर्स के अंदर टेंशन था, उनकी जो प्रॉब्लम थी वो बाद में सॉल्व हो गई, क्योंकि हमने देखा कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स डिवाइड करने से ना हमारा देश और मजबूत हो गया, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन ना होके हमारी कंट्री स्ट्रांग हो गई, स्ट्रांगली यूनाइट हो गई, यानी हमारी यूनिटी में मजबूती आ गई। अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है कि कैसे हम मजबूत हो गए? स्टेट्स डिवाइड करना नॉर्मल सी चीज है, सबको समझ में आती है कि यार डिवाइड कर रहे तो हम एक दूसरे को बांट रहे हैं ना, तो ये तो लड़ाई झगड़े वाला केस है। लेकिन बांटने से यूनिटी कैसे बनी? बांटने से यूनिटी इस तरह से बनी क्योंकि पहले हमारे झगड़े होते थे, ठीक है, पर्टिकुलर चीजों को लेकर हमारे झगड़े होते थे। फिर हमने लैंग्वेज के बेस पर डिवाइड कर दिया स्टेट्स, ठीक है। तो अब एक तरह के लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक स्टेट में रहने लगे, तो अब उनका लैंग्वेज को लेकर तो झगड़ा सॉल्व हो गया ना। फॉर एग्जांपल एक ही स्टेट में दो तरह के लोग रह रहे हैं, गुजराती बोलने वाले, मराठी बोलने वाले, और ये दोनों ने अपने अंदर कम्युनिटी डिफरेंस बना लिया है, यार हम मराठियों से लड़ेंगे, गुजराती बोलेंगे मराठी अच्छे नहीं होते, मराठी बोलेंगे गुजराती अच्छे नहीं होते, तो लड़ाई होगी ना। तो वो लड़ाई ना हो, ठीक है, इसलिए हमने दो अलग कर दिए। तो गुजराती बोलने वाले अब आपस में आ गए, तो अब उनके पास गुजराती के लिए लड़ने के लिए कोई मतलब ऑप्शन नहीं रहा। मराठी बोलने वाले लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहा कि हम मराठी गुजराती के नाम पे लड़े, बराबर है। अब वो आपस में दूसरे मैटर भले लड़ ले, लेकिन लैंग्वेज के नाम पे तो अब नहीं लड़ेंगे। तो हमने लड़ाइयाँ कम कर दी, ठीक है। तो जब लड़ाइयाँ खत्म हो गई तो अब हम देख रहे हैं भाई तुम्हारा स्टेट अलग हो गया, हमारा स्टेट अलग हो गया, हमको तुम्हारे मामले में टांग नहीं अड़ाना भाई, तुमको हमारे में टांग नहीं अड़ाना भाई, चलो। तो झगड़ा खत्म हो गया हमारा। तो जब झगड़ा खत्म हो गया तब हम प्यार मोहब्बत से रह सकते हैं भाई, दूसरी बातें कर सकते हैं, दूसरे मैटर्स पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो लैंग्वेज के बेस पर जब स्टेट्स डिवाइड किए गए, उसके बाद बेनिफिट्स देखने को मिले, हमारी यूनिटी और स्ट्रांग हो गई। क्लियर है? चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो सेकंड पॉइंट में हम बात करते हैं लैंग्वेज पॉलिसी की। तो हमारे देश में ना हमारी गवर्नमेंट्स ने लैंग्वेज पॉलिसी बनाई है, इस तरह की बनाई है कि लोगों के बीच में झगड़े ना हो। तो उस चीज को भी मैंने लिस्ट आउट किया है कुछ पॉइंट्स में, ठीक है। ये भी पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, आपके लिए नोट्स के लिए, आप धड़ाधड़ इसको रिवाइज कर लोगे तो आपका टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट लिखा है मैंने, नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत से लोगों को आज तक यही लगता है कि हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज है। हाँ, हिंदी मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है, हमारे देश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है हिंदी, ठीक है। 40% इंडियंस की मदर टंग है हिंदी, ठीक है। हमारे देश के 40% लोगों की तो मदर टंग हिंदी है, ठीक है। इसके अलावा भी चाहे आप गुजराती हो, मराठी हो, बंगाली हो, आप तमिलियन हो, मलयाली हो, आप कोई भी लैंग्वेज आपकी मदर टंग है, लेकिन फिर भी आपको हिंदी आती है, बहुत से लोगों को हिंदी आती है, ठीक है। तो कितने लोग बोलते हैं ये नहीं है, 40% लोगों की तो मदर टंग हिंदी है, बोल तो कई लैंग्वेज लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो उस तरह से 40% लोगों की मदर टंग हिंदी है, लेकिन हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये ऐसा क्यों किया गया? अब देखोगे तो मेजोरिटी लोगों के पास हिंदी है, ठीक है, मेजोरिटी लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो श्रीलंका में जैसे मेजोरिटेरिज्म का अप्रोच अपनाया गया था कि सिन्हालास थे, ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, श्रीलंकन्स ने, कि तमिल्स को मतलब दबा दिया, राइट, सिन्हालीज लैंग्वेज को ऑफिशियल बना लिया था, यही किया था ना श्रीलंकन्स ने। तो वैसा अगर इंडिया वाले चाहते तो कर ही सकते थे ना, 40% लोग हिंदी बोलते थे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं किया गया, हमने सबकी सेंटिमेंट्स का रिस्पेक्ट रखी, बराबर है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसीलिए हिंदी को ना नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया, उन्होंने ना 22 लैंग्वेजेस को चुना है। कितनी? 22 लैंग्वेजेस को, जिन्हें हम शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है। मतलब ये कि 22 लैंग्वेजेस में ऑफिशियल वर्क किए जाते हैं,
ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला लैंग्वेज हिंदी ही है, नो डाउट, क्योंकि ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं तो सबसे ज्यादा यूज हिंदी ही होता है। लेकिन फिर भी 22 लैंग्वेजेस को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन देता है एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये 22 लैंग्वेज में सारे काम होंगे। मतलब अगर गवर्नमेंट कोई सर्कुलर इशू करती है, ठीक है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बड़ा नोटिस इशू करती है मतलब अपने कंट्री के लिए, तो वो ये 22 लैंग्वेजेस में करेगी, ठीक है, ताकि सब कोई इसे समझ सके, क्योंकि सबको रिकॉग्निशन मिला हुआ है, इन सारे लैंग्वेजेस को इंपॉर्टेंस दी गई है। तो वो 22 लैंग्वेजेस, ठीक है, इंक्लूडिंग हिंदी, इसमें एक हिंदी भी है और इसके अलावा 21 लैंग्वेज और हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम देने जाते हो, ठीक है, जो एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है गवर्नमेंट की जॉब के लिए, ठीक है, सपोज आप यूपीएससी देने जा रहे हो वगैरह वगैरह, तो उसमें ना आपके पास ऑप्शन है इन 22 में से किसी भी एक लैंग्वेज को चूज करने का, ठीक है, जिसमें आप पेपर देना चाहते हो। आप एग्जाम देना चाहते हो मराठी में तो आप मराठी में दो, गुजराती में गुजराती में दो, जिसमें देना है दो, ठीक है। वो 22 लैंग्वेज जो हमने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई है ना, जो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, उन 22 लैंग्वेजेस में से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। आपके पेपर में क्वेश्चंस उसी लैंग्वेज में आएंगे, आपको आंसर्स उसी लैंग्वेज में लिखना होगा, बराबर है। तो कोई भी 22 लैंग्वेज में से आप चूज कर सकते हो। स्टेट्स का अपना खुद का ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकता है, ठीक है, हर स्टेट का अपना ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। अगर आप गुजरात गवर्नमेंट में कुछ काम कराने जाते हो तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको गुजराती में मिलेंगे, महाराष्ट्र में जाते हो तो आपको मराठी में मिलेंगे। तो ऐसी अलग अलग स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स का अपना जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, उस ऑफिशियल लैंग्वेज में वहाँ कामकाज होता है, डॉक्यूमेंटेशन सब उसी लैंग्वेज में होता है, बराबर है। तो हर स्टेट का अपना ऑफिशियल लैंग्वेज है। मोस्ट ऑफ स्टेट्स का हिंदी है ऑफिशियल लैंग्वेज, देखोगे तो आपको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सब में हिंदी मिलेगी देखने को, बिहार ये सब में, ओके। फिर है इंडियन गवर्नमेंट मस्ट प्रोमोट द यूज ऑफ हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज बट कैन नॉट इम्पोज इट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना ये मेंशन किया गया है, ठीक है, कि हिंदी को ना प्रमोट करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। हमारे जो गवर्नमेंटें हैं, जो भी गवर्नमेंटें आएंगी, वो गवर्नमेंट का एक ड्यूटी रहेगा कि वो हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। क्यों ज़्यादा ज़्यादा प्रमोट करें? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अब अगर जो लैंग्वेज बहुत कम लोग बोलते हैं, जो लैंग्वेज बहुत कम लोग बोलते हैं, अगर आप ये लैंग्वेज सबको सिखाने लगोगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं तो ये हिंदी ज़्यादा लोगों में फैलाना आसान है, राइट, जल्दी फैल सकता है, तो इसलिए हिंदी को इतनी प्रायोरिटी दी गई, ठीक है। और बहुत पहले से ही हमारे फ्रीडम मूवमेंट में भी हिंदी का बहुत बड़ा रोल रहा है। ऐसा नहीं है कि बाकी लैंग्वेजेस का रोल नहीं रहा है, हर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूँगा, ठीक है, नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। भाई कोई लैंग्वेज ऐसा खराब नहीं है, हर लैंग्वेज अच्छा है, हर लैंग्वेज ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया हमारी आज़ादी की लड़ाई में। अब जैसे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिस पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करते थे, वो अपने लोकल लैंग्वेज में लोगों को भाषण देते थे, उनको जो मोटिवेट करते थे, और अपने जो चैनल मतलब न्यूज़पेपर्स वगैरह है या फिर मैगजीन्स वगैरह हैं उस लैंग्वेज में छापते थे, ताकि हम हर लोगों को कनेक्ट कर सकें इस मूवमेंट से, ठीक है। अब कोई अगर ऐसा इंसान है जो सिर्फ मराठी पढ़ता है या मराठी जानता है, आप उसको दूसरे लैंग्वेज में नहीं समझा सकते, ठीक है, तो आप उसके लिए कनेक्ट करना चाहते हो, आप उसे भी चाहते हो कि फ्रीडम मूवमेंट में जुड़े, तो आप चाहोगे ना कि हम उसको उसकी लैंग्वेज में समझा सकें। तो सब ने कंट्रीब्यूट किया है, हर लैंग्वेज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी लड़ाई में, देश की जो आज़ादी की लड़ाई थी, ठीक है, दूसरी लड़ाई मत देख लेना। तो उसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, लेकिन हिंदी सबसे ज़्यादा लोग बोलते थे और इसीलिए हिंदी को प्रमोट करने का वो रखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हम सबको इसी लैंग्वेज से कनेक्ट कर सकते हैं, बराबर है। अच्छा, पर गवर्नमेंट प्रोमोट करेगी, प्रोमोट करने का मतलब ये नहीं है कि इम्पोज करेगी, किसी के ऊपर जबरदस्ती थोप देगी, नहीं तुम कल से हिंदी ही बोलोगे, ऐसा नहीं करती है गवर्नमेंट, ऐसा करने का प्रोविजन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आप प्रोमोट करो, लोगों को मोटिवेट कर सकते हो कि भाई देखो, समझा सकते हो कि देखो हिंदी वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है, हम आपस में सब लोग अगर एक लैंग्वेज बना लें तो सबका कम्युनिकेशन करना बहुत आसान है, ठीक है। आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो हिंदी को, लेकिन जबरदस्ती थोप नहीं सकते कि नहीं कल से तुम्हारे यहाँ सारे ऑफिशियल काम हिंदी में होंगे, ऐसा नहीं कर सकते, बराबर है। अच्छा, इंग्लिश की भी बात करें तो इंग्लिश भी हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज होती रही है, लेकिन हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ ना, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उसमें मेंशन किया था कि इंग्लिश को ना धीरे धीरे हम यूज करना कम कर देंगे और 1965 में जाकर इंग्लिश का यूज बंद कर देना है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन था, ठीक है। अंग्रेजों की गुलामी की थी भाई, हमने अंग्रेजी सीख ली, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उस टाइम क्या था ना कि सारे ऑफिशियल काम इंग्लिश में होते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स भाई रूल करते थे, उन्हीं का सारा डॉक्यूमेंट रेडी किया हुआ था, सारा प्रोसीजर उन्हीं के थ्रू होता था, तो इंग्लिश ही ऑफिशियल लैंग्वेज थी। तो गवर्नमेंट जॉब्स भी वही लोग कर पाते थे जिनको इंग्लिश का नॉलेज होता था, राइट।
तो इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज था, लेकिन आज़ाद होने के बाद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो चाहते थे कि अब हम इंग्लिश को हमारे देश में नहीं रखना चाहते, इंग्लिश को निकाल देंगे, ठीक है। तो हमने ये कोशिश की कि हम इंग्लिश को खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे, कम से कम ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर तो हम यूज नहीं करेंगे। हमारे देश का जो भी डॉक्यूमेंट होगा, किसी भी स्टेट का जो होगा वो स्टेट की लैंग्वेज में होगा, या हमारे देश की कोई भी एक लैंग्वेज से सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सारा कामकाज होगा, लेकिन इंग्लिश से नहीं होगा, ठीक है। ये हमने डिसाइड किया था 1965 में इंग्लिश को बंद कर देना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां हिंदी नहीं बोली जाती, ठीक है, हिंदी ना के बराबर है उन स्टेट्स में। मोस्टली स्टेट्स मतलब हमारे यहाँ जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं, ठीक है, वहाँ पर हिंदी ना बहुत कम लोग बोलते हैं, बहुत कम मतलब बहुत कम, और बहुत से लोगों को मतलब वो हिंदी नहीं समझ में आती, ठीक है। तो उनके लिए हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करना प्रॉब्लम वाली बात थी, ठीक है। लेकिन वहाँ के लोगों ने मतलब जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह कर रहे थे उन्होंने इंग्लिश वगैरह सीख ली थी, राइट। तो वहाँ इंग्लिश का मतलब इफेक्ट ज़्यादा था हिंदी से, हिंदी से ज़्यादा लोग इंग्लिश जानते थे। ऐसा नहीं कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा जानते थे, उनको भाई वो अपनी लैंग्वेज जानते थे। अगर केरला के हैं मलयालम जानते होंगे, तमिलनाडु के हैं तमिल जानते होंगे, तो वो लोगों का अपना लैंग्वेज का असर था, और उसके साथ साथ अगर दूसरी कोई लैंग्वेज थी जो ज़्यादा चलती थी वो इंग्लिश थी, ठीक है। तो इसलिए उन लोगों ने कहा कि वहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह हुए, कई बार ऐसे बहुत बड़े बड़े झगड़े भी हुए, ठीक है, वायलेंट स्ट्रगल्स भी हुए हैं, ठीक है, कि भाई ऐसे आप ज़बरदस्ती हिंदी नहीं थोप सकते, ठीक है। तो वहाँ के लोगों को मतलब कुछ लोगों को था कि ऐसा इंग्लिश रहना चाहिए, तो इंग्लिश को डिसकंटिन्यू नहीं किया जा सका आज तक, ठीक है। तो अभी भी इंग्लिश हमारे यहाँ यूज़ होती है, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे पॉइंट लिस्ट आउट कर दिए मैंने। अब ये लैंग्वेज पॉलिसी की बात यहाँ पर क्लियर हो गई, बराबर है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो हमारा अगला पॉइंट है सेंटर स्टेट रिलेशंस। अच्छा, इसको ना आज इसके बारे में और भी एक चीज़ बताऊंगा आपको, एक्स्ट्रा बताऊंगा, तो पहले उसके पहले जो बुक का है वो तो देख लें। तो इसमें लिखा है फॉर अ लॉन्ग टाइम सेम पार्टी रूल्ड इन सेंटर इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। ऑफकोर्स भाई जब हम आज़ाद हुए, आज़ाद होने के बाद से हमारे देश में एक ही पार्टी थी जो कि सेंटर में भी रूल करती थी और स्टेट्स में भी रूल करती थी, राइट। मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स में उसी पार्टी की गवर्नमेंट होती थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस काफ़ी पुरानी पार्टी है, आपको पता है। तो उसी पार्टी का ना सेंटर में भी रूल होता था और ज़्यादातर स्टेट्स में भी इसी पार्टी का रूल होता था। तो जब हमारे देश में इस तरह का सिस्टम था, तो उस केस में क्या होता था ना कि स्टेट्स का ना अपना ऑटोनॉमस पावर जो है वो एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिलता था, या समझो कि कभी दिखता ही नहीं था कि स्टेट्स के पास भी कुछ पावर्स हैं। कैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैं सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट मेरी है, मेरी पार्टी है कोई और मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मेरी ही पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो अब मैं सेंटर से जो भी इंस्ट्रक्शंस दे दूंगा अपनी स्टेट गवर्नमेंट को, वो तो वही फॉलो करेंगे। भाई मेरी पार्टी के लोग हैं तो मेरे खिलाफ थोड़ी जाएंगे, ठीक है। वो कभी जा सकते हैं बट बहुत कम चांसेस, राइट। तो कभी ना जो स्टेट में दूसरा बंदा बैठा है जो चीफ मिनिस्टर स्टेट का, उसको कभी ना अपनी पावर का एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, मेरे हिसाब से वो काम करेगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा ये भी हो गया कि मतलब कभी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ तो पता भी नहीं चलेगा कि स्टेट्स के पास कितना पावर है या कितना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का सिस्टम था, बराबर है। कुछ ही स्टेट्स ऐसे थे जहां पर दूसरी पार्टियों की गवर्नमेंट होती थी, और जहां पर ऐसा होता था वहां पर क्या होता था ना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी ना, वो स्टेट्स गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस थे ऐसे, ठीक है। उन प्रोविजंस का ना सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज करके, गलत फायदा उठाकर स्टेट गवर्नमेंट्स को गायब कर देती थी। मतलब हमारी पार्टी की गवर्नमेंट अगर है स्टेट में तब तो ठीक है भाई, तुम चलो, लेकिन अगर दूसरी पार्टी का गवर्नमेंट आया तो हम उस गवर्नमेंट को गिरा देंगे कुछ भी करके। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस थे, सेंट्रल गवर्नमेंट का इतने पावर्स थे कि वो कुछ ऐसा बहाना ढूंढ के स्टेट गवर्नमेंट गिरा दे। उससे क्या होगा कि सामने कोई जो पार्टी है, छोटी पार्टी है, उसको ग्रो करने का मौका ना मिले, वो मजबूत ना बने, क्योंकि अगर वो मजबूत बनेगी तो भाई कल को सेंटर में भी आ सकती है, ठीक है। ये सब चीजें होती थी, ठीक है। लेकिन 1990 के बाद सब कुछ बदल गया, बहुत ज्यादा बदल गया। कैसे बदल गया? क्योंकि जैसे देखो, ये छोटे छोटे स्टेट्स में पार्टियां तो थी, ठीक है, कुछ छोटी छोटी पार्टियां थी, लेकिन ये पार्टियां धीरे धीरे ग्रो करने लगी, ठीक है। इनके यहाँ लोगों का सपोर्ट मिलने लगा इनको। तो जो छोटे छोटे हिस्सों में पार्टियां होती हैं उनको हम रीजनल पार्टीज कहते हैं। जो नेशनल पार्टीज होती हैं, जो बड़े लेवल की पार्टियां, बहुत बड़ी पार्टी, पूरी कंट्री में उनका अच्छा खासा नेटवर्क है, उन्हें हम नेशनल पार्टीज कहते हैं। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे हमारे में है कि किस पार्टी को हम नेशनल कह सकते हैं, किसको नहीं कह सकते। तो जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं जो किसी पर्टिकुलर इलाके में ही उनका दबदबा है, उनको हम रीजनल पार्टीज कहते हैं। 1990s के बाद से ऐसा हुआ ना कि रीजनल पार्टीज बहुत मजबूत होने लगी, उनके एरियाज में उनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलने लगा।
और जो सेंटर में बड़ी बड़ी पार्टियां थी, नेशनल पार्टी थी, वो कमजोर होने लगी। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि लोकसभा में किसी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिलना बंद हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी पार्टी है, नेशनल पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी है, मेरे को हमेशा से ना लोग बहुत सपोर्ट करते थे और हर बार मैं ना अपने दम पे ही गवर्नमेंट बना लेता था, मेरे को मेजोरिटी मिलती थी लोकसभा में। लेकिन 1990 के बाद ऐसा चेंज आया कि जो छोटी छोटी पार्टियां थी वो मजबूत हो गई, लोगों ने उनको सपोर्ट करना ज्यादा चालू कर दिया, तो लोकसभा में भी उनको सीट्स मिलने लगी, तो मेरे हिस्से की सीटें वहां जाने लगी, तो मेरी सरकार कमजोर पड़ने लगी, मतलब मेरी पार्टी कमजोर पड़ने लगी। तो मुझे इतने सीट्स नहीं मिल रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट बना सकूं, तो अब मुझे गवर्नमेंट बनानी है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उन पार्टीज का सपोर्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां से दौर शुरू होता है कोएलिशन गवर्नमेंट का। कोएलिशन गवर्नमेंट समझते हो ना, गठबंधन की सरकार, नाम सुना होगा आपने, ठीक है। आजकल सब कोएलिशन गवर्नमेंट ही होती है, ठीक है। आजकल तो इलेक्शन से पहले ही कोएलिशन बन जाता है, यूपीए, एनडीए, आपने नाम सुना होगा, राइट। यूपीए में मेजोरिटी पार्टी, बड़ी पार्टी कांग्रेस है और उनके सपोर्टर्स हैं, और एनडीए में बड़ी वाली पार्टी है बीजेपी और उनके सपोर्टर्स, ठीक है। तो इस तरह का दो कोएलिशन ग्रुप ही बना लिया गया है, ठीक है, क्योंकि पार्टियां जानती हैं कि एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिलना बहुत मुश्किल है। हालांकि पिछले कुछ 2 लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी को काफी मतलब देखा जाए तो क्लियर मेजोरिटी खुद के दम पर मिली है, बट फिर भी कोई फिक्स थोड़ी है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भाई इलेक्शन लड़ते टाइम ये सब क्लियर नहीं होता, तो सारी पार्टियां क्या करती हैं, पहले से ही कोएलिशन बना लेती हैं, ठीक है। क्यों बना लेती हैं? कि ताकि बाद में जाके किसी के साथ जोड़ जाड़ ना करना पड़े, और हाँ फिर भी अगर कम पड़ता है कोएलिशन के बाद भी, तो भी दूसरी पार्टियों का सपोर्ट ले लिया जाता है, वो अलग बात है, वो उनका मैटर है, अपने को उनमें ज्यादा नहीं कूदना है। तो ये जो कोएलिशन गवर्नमेंट का दौर शुरू हुआ ना, ये 1990s के बाद ही शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि रीजनल पार्टीज स्ट्रांग हो गई, बराबर है। अच्छा, तो ये तो एक देख रहे हैं हम कि चलो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनती थी पहले, जो बड़ी पार्टी थी, काफी मतलब पावरफुल थी, पर अब वो कमजोर पड़ गई, ठीक है। तो उसको सरकार बनाना है तो रीजनल पार्टी का सपोर्ट चाहिए। अब अगर जिस रीजनल पार्टी का सपोर्ट लिया है उसने, ठीक है, फॉर एग्जांपल कर्नाटका में कोई रीजनल पार्टी थी, उसने इसको सपोर्ट कर दिया, नेशनल पार्टी को सीट दे दी, कुछ अपने साथ शेयर कर लिया, तो इसकी सरकार बन गई। तो अब ये क्या करेगा? अब ये उस गवर्नमेंट के साथ, जिस रीजनल पार्टी, ठीक है, जिस रीजनल पार्टी का इसको सपोर्ट मिला है, उसकी गवर्नमेंट को तो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं करेंगे ना ये लोग, ठीक है। उनका तो इनको सपोर्ट मिला हुआ है। अगर ये लोग उनको स्टेट में जाकर, स्टेट में उस पार्टी की गवर्नमेंट है, अगर उसको जाके परेशान करेंगे तो वो लोग अपना सपोर्ट इनसे खींच लेंगे, इनकी सरकार गिर जाएगी, ठीक है। तो अब ये उनको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बाकी को परेशान नहीं करेंगे, बाकी को तो परेशान कर ही सकते हैं ना ये, ठीक है। इसको सपोर्ट मिल गया, इसकी गवर्नमेंट मिल गया, अभी दूसरे स्टेट को भी तो परेशान कर सकता है। तो ये चीज भी खत्म हो गई, ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही हिस्टोरिकल जजमेंट दिया था, ठीक है। ये सब कुछ तब बदल गया। हुआ क्या था ना, तो देखो 1989 में ना मतलब कर्नाटका में ना एक गवर्नमेंट थी, ठीक है, जनता दल पार्टी का गवर्नमेंट था। तो क्या हुआ ना कि फिर से वही बात जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती थी दूसरी पार्टी की अगर होती थी तो उनको वो गिरा देती थी, डिसमिस कर देती थी। तो ऐसा ही किया गया। एसआर बोम्मई करके वहां के चीफ मिनिस्टर थे, आप सर्च करोगे गूगल पे एसआर बोम्मई केस करके, उसको पढ़ोगे डिटेल में तो आपको पता चलेगा। इतना कुछ नहीं समझ में आएगा बहुत कुछ, लेकिन फिर भी कुछ आइडिया मिल जाएगा आपको, ठीक है। उससे आपको आज की कंडीशन भी देखने को मिलेगी कि आज की भी देश में टाइम में देखते होगे आप कई बार कि इस स्टेट में गवर्नमेंट गिर रही है, फिर वो फ्लोर टेस्ट करने वाले हैं, गवर्नर ने टाइम दिया है फ्लोर टेस्ट करने का वगैरह वगैरह। तो वो सब की शुरुआत वहीं से हुई थी। तो क्या हुआ कि एसआर बोम्मई की गवर्नमेंट थी, चीफ मिनिस्टर एसआर बोम्मई थे, तो उस गवर्नमेंट को ना मतलब डिसमिस कर दिया था सेंटर ने, ठीक है। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में था 356 करके, उसका यूज करके। तो क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट डिसमिस हो गई तो उन्होंने क्या किया, एसआर बोम्मई थे, वो गए पहले हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में उनका काम नहीं हुआ, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए। तो जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला, ठीक है, कुछ सालों तक चला होगा, एग्जैक्टली मेरे को तो डेट नहीं आता कि कब जजमेंट आया था, लेकिन केस चलने के बाद ना सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। उस जजमेंट में ना सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर दे रही है इतनी आसानी से, इस तरह से नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जजमेंट दिया था, ठीक है। डिटेल्ड जजमेंट के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। उससे यह क्लियर हो गया उस जजमेंट के बाद से कि अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इतने आसानी से डिसमिस करती थी, वो इतने आसानी से डिसमिस नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। उस पर काफी रिस्ट्रिक्शंस लग गए, ठीक है। उसमें ना लोकसभा राज्यसभा दोनों इन्वॉल्व हो गए। प्रेसिडेंट के पास जो एकदम पावर थी कि मतलब क्या होता ना, प्रेसिडेंट को ये लोग जाकर बोलते थे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, और प्रेसिडेंट के पावर यूज करके लोग करवाते थे, लेकिन अब
क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शंस आ गई प्रेसिडेंट के पावर्स पर भी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट बहुत ही हिस्टोरिकल जजमेंट माना जाता है इसको। तो इन सब चीजों से क्या हुआ, देखो पहले क्या दिख रहा था हमको कि पहले तो भाई झगड़ा ही नहीं था ज्यादा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी पार्टी की, उसी पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट होती थी, तो प्रॉब्लम होता नहीं था, इसलिए स्टेट्स की पावर कभी देखने को मिलती नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पावर्स मेंशन है वो भी क्लियर नहीं पता चलता था, ठीक है। बाद में स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस करना स्टार्ट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने, जहां उनके पार्टी की गवर्नमेंट ने तो उनको डिसमिस कर देते थे। इसकी वजह से एक तो ये प्रॉब्लम था। उसके बाद क्या हुआ कि देखा कि रीजनल गवर्नमेंट स्ट्रांग होने लग गई हैं। तो जब रीजनल गवर्नमेंट स्ट्रांग होने लग गई तो जो नेशनल पार्टियां थी वो लोग भी रीजनल पार्टीज को थोड़ा सपोर्ट देने लगी, उनकी भाई इंपॉर्टेंस समझ गई, ठीक है। तो उस टाइम से कोएलिशन गवर्नमेंट्स का दौर शुरू हो गया। और साथ साथ क्या हुआ कि ये जो इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, कर्नाटका वाला, ठीक है, इस इंसिडेंट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अब बहुत मुश्किल हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जाकर स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दे, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह के प्रोविजंस आ गए। तो इससे क्या हुआ, सेंटर स्टेट रिलेशंस में पहले कुछ प्रॉब्लम्स थी, यहां देख रहे हो तो अब दोनों के बीच में आपस में प्यार मोहब्बत भी बन गया कोएलिशन गवर्नमेंट वाले केस में, ठीक है। और यहां देखोगे तो अब लीगल इश्यूज भी आ गए हैं, ठीक है। लीगल प्रोटेक्शन भी मिल गया है स्टेट गवर्नमेंट्स को, देखा जाए तो, ठीक है। तो सेंटर स्टेट्स के रिलेशन बुरे अच्छे स्ट्रांग होना और बाउंड हो जाना, ठीक है। बाउंड हो जाना मतलब अब एक दूसरे के साथ आप चाहे पसंद करते हो चाहे नहीं पसंद करते हो, आपको काम तो करना पड़ेगा मिलके। तो इस तरह के सारे प्रोविजंस हो गए। इसने भी हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को काफी मजबूत बना दिया। वरना अगर जो चल रहा था पहले वही चलता रहता तो कभी भी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट गिर जाती, सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहती किसी भी स्टेट गवर्नमेंट गिरा देती और फिर पूरे साल साल इलेक्शन ही होते रहते, यही सब बवाल चलता रहता, बराबर है। या फिर वो करो ये करो वो करो, चलता रहता। तो वो सब चीजें खत्म हो गई और हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो काफी मजबूत हो गया, हम कह सकते हैं। तो ये 3 फीचर्स आपने डिस्कस किए। इन 3 फीचर्स को डिस्कस करके ये क्लियर हो गया है कि जब हम आजाद हुए, ठीक है, उसके बाद से लेकर आज तक हमारा फेडरल स्ट्रक्चर काफी मजबूत बनता आया है। कई इंसिडेंट्स ऐसे हुए, हमने उनसे सीख ली और अपने आप को ऐसा मजबूत बनाया। तो आज खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। पढ़ाई करते रहो, मन लगा के करते रहो, सोना नहीं, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। तब तक के लिए गुड बाय।